नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। अगर पिछले कुछ दिनों के हालात पर गौर किया जाए तो शायद यही सच है कि धोखाधड़ी और एक दूसरे को चीटिंग करना और खास तौर से दूसरे की जेब पर डाका मारना भी एक बड़ा प्रोफेशन बन गया है, बड़ा खेल बन गया है। और अगर आप बात करें तो एक आशियाने की तलाश में पूरी जिंदगी कमाई को गंवाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। फ्लैट के नाम पर, मकान के नाम पर और बाकायदा किसी को घर मुहैया कराने के नाम पर एक गैंग काम कर रहा है। बड़े बड़े बिल्डर्स हालांकि उस नाम पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी सच्चाई देखें तो लोगों के साथ धोखाधड़ी लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े घोटाले, बड़े बड़े करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं। और अगर आप बात करें पिछले 11 साल में तो एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है 2.05 लाख करोड़ रुपए के घोटाले बैंकों के साथ हो चुके हैं, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज कर दिए गए हैं। यह आंकड़ा है 2008 से लेकर 2019 तक का एक आंकड़ा है, जिसमें यह आरबीआई ने खुलासा किया। यानी इतनी बड़ी रकम, 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए की बात अगर हम करें, इसमें जीरो कितने लगेंगे आप खुद परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, राहत की बात यह भी है कि लगातार कानून और पुलिस अपना काम कर रही है, और खासतौर से कानून जो है वो इन पर शिकंजा कस रहा है। आज की बड़ी खबर के तौर पे अगर देखें, मोंटी चड्ढा, अमनप्रीत जो हैं वो गिरफ्तार किए गए और उनके ऊपर कई ऐसे मामले थे, सैकड़ों मामले थे जो धोखाधड़ी के थे। लोगों को घर देने के नाम पर, छत मुहैया कराने के नाम पर वो धोखा करते रहे। वेब सिटी और कई ऐसी कंपनियां बनाई हुई हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये मोंटी चड्ढा के बेटे हैं, जो 2 भाई आपस में टकराव के अंदर जिनकी मौत हो गई थी, और शराब माफिया के तौर पर या व्यवसाय के तौर पर इनको जाना जाता था। कई सरकारें इन पर मेहरबान रहती थी, सत्ता किसी की भी रही हो, लेकिन लोग मेहरबान रहते थे इन पर, और ये धोखाधड़ी तब करते थे। सवाल यह है कि ये धोखाधड़ी अगर करते थे तो क्या अकेले इसमें शामिल होते थे? कोई राजनीतिक संरक्षण तो नहीं होता था? कोई ब्यूरोक्रेट्स तो इनको सपोर्ट नहीं करते थे? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, और बात यह भी करेंगे कि काला धन वापस लाने का जो मुहिम थी उसमें अगर हम बात करें, अंदर भी काम शायद बहुत बचा हुआ है, बहुत काम करना है। इस पर तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी रहेंगे, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद स्वामी जी आपका। हमारे साथ एसएस हुड्डा साहब रहेंगे, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत स्वागत है हुड्डा साहब आपका। हमारे साथ आशीष गुप्ता जी रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे भी जानकारी लेंगे कि राजनीति का क्या दखल है। और उसके अलावा आलोक सिंह है हमारे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आलोक जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी के पास चलना चाहूंगा। प्रमोद स्वामी जी, बड़ी लंबी फहरिस्त है, 2G, 3G, कोल ब्लॉक घोटाला, लेकिन एक आम आदमी को छत देने के नाम पर अगर किसी को ठग लिया जाए, एक एक प्लॉट, एक एक फ्लैट को कई कई लोगों को बेच दिया जाए, और पूरी जिंदगी की कमाई गंवाने वाला पूरी जिंदगी धक्के खाता रहे, और आखिर में उसके पास इतने पैसे भी ना बचे कि वो फॉलो भी कर सके या कोर्ट में जाकर वकील की फीस भी अदा कर सके, तो उसके लिए कब राहत की बात होगी और कब तक ये चलेगा? खालिद साहब, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा उठाया है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि एक आशियाने की तलाश में जब लोग ऐसे बिल्डरों के चक्कर में पड़ करके अपना सारा जो जीवन का कमाया हुआ धन यश सारा जो है खो देते हैं, और ये ऐसा जो गैंग है जिसका आपने जिक्र किया, और ये ऐसे गैंग वाले बहुत से लोग हैं। तो मैं ये चाहूंगा, आपने जो ज्वलंत मुद्दा उठाया है मीडिया के माध्यम से, अब ये हम जो राजनीति में जो भी लोग हैं, मैं किसी पार्टी लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात करता हूं इस मुद्दे के ऊपर में, क्योंकि ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। तो इसमें सारे लोगों को मिल करके ऐसे लोगों के खिलाफ हमें एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो मध्यम वर्ग का आदमी, जिसका एक सपना होता है जीवन में एक आशियाना खरीदने का, वैसे लोग, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इस तरह के बिल्डरों के शिकार हुए हैं। तो अब ये समय आ गया है, और ये इसमें सरकार की जो भूमिका है, बिल्कुल सरकार अपनी भूमिका निभाएगी, और विपक्ष भी मैं चाहूंगा कि इसमें सहयोग करे, और मीडिया का भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल है, और जिस रोल को आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपने बखूबी निभाया है, तो इसके ऊपर में एक सख्त कानून की आवश्यकता है। जी, मैं आऊंगा आपके पास प्रमोद स्वामी जी। आज तो आपसे सवाल बहुत सारे करने का मन है, मैं आऊंगा आपके पास, आप जरा तैयार हो जाइए। मेरे पिटारे में कई ऐसे सवाल हैं जो आपसे बनते हैं। मैं चलना चाहूंगा, हमारे साथ एसएस हुड्डा साहब हैं। एसएस हुड्डा साहब, महंगी फीस, महंगे वकील, बड़ी राहत हो जाती है। बड़े बड़े आरोपियों को अदालत तक पहुंचते पहुंचते अगर आप बात करें, अच्छा वकील मिल जाता है तो बड़ी राहत इनको मिल जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये अकेले इसमें खेल करते हैं?
क्या इनको कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलती? क्या एक पॉलिटिकल शेल्टर के तहत ये काम करते हैं? खासतौर से अगर आपके कानून की बात मैं करूं जिसकी आप जानकारी रखते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या वो लोग इसके लिए दोषी नहीं हैं जो अधिकारी जो इनको सपोर्ट करते हैं? अगर आप बात करें पूरे नेक्सस की, तो सरकारी जमीन जो किसानों से एक्वायर की गई और इनको अलॉट कर दी गई, इनसे कोई पैसा नहीं लेगा, इन्होंने लोगों को बुक कर दिया, लोगों को ठग लिया, लोग धक्के खा रहे हैं। तो क्या ये पूरी चेन को थोड़ा सा जो कानून के नजर में कहीं ना कहीं दोषी होने चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये एक बिल्डर लॉबी अकेले कुछ नहीं कर पाती। इसमें बिल्डर है, बैंक है, पॉलिटिशियन है और ब्यूरोक्रेट है। इन सब का मिलन होने के बाद ही ऐसा काम हो पाता है। कैसे? जब कोई बिल्डर लाइसेंस लेने जाता है तो उसको बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, अगर वो उनको फॉलो करेगा। जैसे एक रेगुलेशन है कि एक आदमी जब कोई फ्लैट बुक करता है तो वो हाउसिंग डेवलपमेंट जो बॉडी है सॉरी उसको उसका नाम अपडेट करना होता है रेगुलरली। अगर वो अपडेशन ठीक टाइम पे हो तो एक फ्लैट वो दो आदमियों को बेच ही नहीं सकता। अब उसके लिए उसका ब्यूरोक्रेट से मिलना जरूरी है। ब्यूरोक्रेट डायरेक्टली कभी बिल्डर से डील कर ले, ये आज के सिस्टम में संभव नहीं है। उसको उसके पॉलिटिकल आका फैसिलिटेट करेंगे, वो उसको मिलेगा। इल गॉटन वेल्थ का पार्ट कुछ पॉलिटिशियन को जाएगा, कुछ ब्यूरोक्रेट को जाएगा। फिर ये जो नेसेसरी रेगुलेशंस हैं जो एक आम आदमी को इनके एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से और ऐसे कांड ना हो इससे बचने के लिए वो फिर बाईपास होते हैं। अब मैंने कहा बैंक कैसे कि बिल्डर, बायर और बैंक तीनों का एमओयू होता है और ज्यादातर केसेस में बैंक लोन लेके ही लोग फ्लैट खरीदते हैं। अब आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बैंक को कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट देनी होती है और कंस्ट्रक्शन की क्या स्टेज है उस स्टेज को बैंक का अपना ऑथराइज्ड व्यक्ति उसको जाके फिजिकल साइट पे चेक करना होता है, तब वो उसको आगे की किस्त रिलीज करनी चाहिए। लेकिन चूंकि बैंक भी बिल्डर से मिला हुआ है, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करता ही नहीं। उसने बेसमेंट भी नहीं डाली और कंस्ट्रक्शन उसकी जो किस्त है वो रिलीज कर दी रूफ टॉप तक की। तो इससे जो है बैंक का मिलावट हो गया। यानी एक नेक्सस ऐसा सामने आया जिसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन मेरा सवाल अगला ये रहेगा, हुड्डा साहब आपके पास मैं आऊंगा दोबारा, आप भी तैयारी कर लीजिए। अगला सवाल ये, क्या गिरफ्तारी से ही काम चलेगा? जो रिकवरी वो कैसे होगी? इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। आशीष गुप्ता जी, पूरा नेक्सस काम कर रहा है, आपकी नजर रहती है, लेकिन आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? चलिए, बैंकों के साथ जो पिछले 11 साल में अभी हमने एक आंकड़ा पेश किया, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जो है डूबी है, ये भी जनता का ही पैसा है। लेकिन एक आम आदमी पूरी जिंदगी कमाए, अपना फंड सब कुछ लगा देता है, फिर बाद में उसकी रिकवरी तक नहीं हो पाती है। एक आदमी अरेस्ट जरूर हो जाता है लेकिन उससे मिलता कुछ नहीं है। देखिए काली जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे पहले मैं अपने भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रमोद स्वामी जी, उनका कहना है वो सरकार, उनकी सरकार है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है। उनका जो कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि कानून बने, तो आपकी सरकार है, आप कानून क्यों नहीं बनना है भाई? 10 साल हमारा नोएडा प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण और जो तीनों प्राधिकरण है नोएडा के, उन्होंने पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसमें लगभग हजारों घोटाले हुए। लगभग 1000 करोड़ रुपए जो है वो बायर्स का फंसा हुआ है। यमुना विकास प्राधिकरण, नोएडा विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का बिल्डरों पर बकाया है। क्यों उनकी वसूली नहीं हो रही? सरकार क्या कर रही है? योगी आदित्यनाथ सरकार क्या कर रही है और केंद्र सरकार क्या कर रही है? क्या जवाब है प्रमोद स्वामी जी आपके पास कि बायर्स का जो पैसा है वो बिल्डर लेकर कैसे भाग रहे हैं? क्या वजह है कि 4 दर्जन बिल्डर ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्या जवाब, कौन जवाब देगा? जब 2014 में मोदी सरकार आई, जब 2017 में आपकी योगी सरकार आई, योगी सरकार ने आने के बाद कहा कि जो बिल्डर हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। आपके जो सांसद हैं नोएडा के, उन्होंने भी इस बात को कहा। लेकिन अभी देखिए कि ये जो गिरफ्तारी उसकी हुई है, पॉन्टी चड्डा के बेटे की गिरफ्तारी हुई है, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लुकआउट नोटिस जो जारी हुआ था कई महीने पहले जारी हो चुका था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? मुरादाबाद में उसके शराब के ठिकाने, गाजियाबाद में उसका ठिकाना, पूरा साम्राज्य है। मेट्रो के नाम से स्टेशन बना हुआ है, मेट्रो के नाम से वे बना हुआ है कि आपकी पुलिस और आपकी सरकार
बिल्डरों की धोखेबाजी रोकने के लिए क्या कर रही है? ठीक है प्रमोद स्वामी जी, सवाल यह भी आएगा, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ आलोक सिंह जी मौजूद है। आलोक सिंह जी, एक नेक्सस सामने आता जा रहा है लेकिन आम आदमी उसमें फंसता जा रहा है। सरकारी घोटाले 2G 3G कॉमनवेल्थ कोल ब्लॉक ये तो थे ही, लेकिन सीधे आम आदमी की जेब से लाखों रुपए करोड़ रुपए निकाल लिए जाते हैं। वो ठगा का ठगा रह जाता है, फिर बाद में उस पर धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं रहता। और कार्रवाई के नाम पर 200 आदमियों को ठगने वाले को, एक आदमी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, रिकवरी के नाम पर एक इंतजार। आलोक जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो आलोक जी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझको आलोक सिंह। जी जी जी। मेरा सवाल है इस नेक्सस का क्या है, कुछ हल लगता है? सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, आम आदमी कहां जाए? देखिए, पहले तो मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा जो फैक्चुअल बातें हैं। मैं आशीष जी से पूरी तरह से सहमत हूं और स्वामी जी से मेरा भी ये क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रांग एक कोई एक्ट बनना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। कानून तो हजारों हैं यहाँ पे, कानून की कोई नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग कानून है वो ये लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा हुड्डा जी ने, ये पूरा एक नेक्सस है। मैं बैंकों को निकाल देता हूं, लेकिन जो विकास प्राधिकरण है और जो बिल्डर हैं वो पूरी तरह से आपस में मिले हुए हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है और ये बिना पॉलिटिशियंस की सहमति के, एग्रीमेंट के ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं लखनऊ में हूं, यहाँ पे एक पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड नाम का एक बिल्डर है दिल्ली वाला। उसने 2006 में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन विकास प्राधिकरण ने उसको एनओसी दे दी है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया है। मैंने हाई कोर्ट में केस किया हुआ है, वो चीफ जस्टिस के सामने अभी केस है। उन्होंने इनको डायरेक्शन दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि भाई इसकी अपील पे आप वो कुछ कार्रवाई करिए। तो एक आईएएस अफसर बैठ गए, मुझे बुला लिया, बिल्डर के कुछ लोगों को बुला लिया, विकास प्राधिकरण के कुछ लोगों को बुला लिया और मैंने उनसे डिमांड किया कि आप इन कैमरा जो है हियरिंग करिए। आप कुछ ना तो नोट कर रहे हो, आप कुछ नोट भी नहीं कर रहे हो, ना इन कैमरा हियरिंग कर रहे हो। और मैंने उनको ऐसे ऐसे प्रूफ दिए, बिल्कुल नक्शे में दिखा के, मैप में दिखा के कि ये गलत है, ये गलत है। लेकिन वो आईएएस अफसर ने वो सारी कोई चीज नोट नहीं की और एक बेकार सा ऑर्डर उन्होंने निकाल दिया। उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया ऑर्डर में, जिसके खिलाफ मैं गया था विकास प्राधिकरण के, उसी को ऑर्डर दे दिया कि भाई देख लो, इन लोगों की अगर कोई ग्रीवांसेस हैं तो आप दूर कर दो। मतलब बहुत बड़ी बात कही है आलोक जी, आपकी बात से 100% सहमत हूं। जिसकी कंप्लेंट होती है जांच भी उसको दे दी जाती है। ऐसे एक नहीं 10 मामले हैं। जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत की जाती है, ऊपर से नीचे तक जांच उसी को दे दी जाती है। प्रमोद स्वामी जी, ये एक बड़े उम्मीद की बात है कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार है और बड़ी उम्मीदों के साथ लोग कर रहे हैं, लेकिन अब आपको मदद की नहीं, करने की जरूरत है और खास तौर से कार्रवाई की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि चूंकि हमारी सरकार है इसलिए बिल्कुल हमारी जवाबदेही बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके 4 पिलर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरो, जुडिशरी और मीडिया। अगर ये चारों पिलर ईमानदारी से अपना कार्य करे तो कोई समस्या नहीं रहती। अभी जैसे इसके पहले हुड्डा साहब ने भी कहा कि इसमें एक नेक्सस है, जो बिल्डर्स, बैंक्स और इन्होंने कई चीजों का जिक्र किया। अब जो बैंक के द्वारा जो आपको जो अगर वेरिफिकेशन सही नहीं होता है तो इस तरह से कई चीजें हैं जो इन नेक्ससों को एक्सपोज किया जाना चाहिए। मैं इसके पहले जो हमारे जो वक्ता बोल रहे थे, मैं उनकी की बातों का भी मैंने संज्ञान लिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो जंग लड़ रहे हैं, ये काबिले तारीफ है आपकी जंग। और इस जंग में आप जो है अपने जो कागज पत्र है, जो जेन्युइन आपके जो कागज पत्र है, इनको आप जरूर आप प्रमोद स्वामी जी, मैं एक चीज और आपको बता दूं, जितने भी अथॉरिटीज हैं, बड़ी दबंगई से मैं ये बात कह रहा हूं कि वो सरकारी प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। उनको आप अथॉरिटीज मत कहिए, अगर देखा जाए वो सरकारी प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं। उन्होंने जमीन को एक्वायर करना है, एक्वायर करके उसको अपने चहेते बिल्डर को बांटना है। कहीं कहीं बड़े बड़े अधिकारियों का पूल तक शामिल है, ये तक सामने आया है। और बिल्डर जो है वो प्रमोशन उनका हुआ। कल 10 साल पहले जो बिल्डर सड़क पे था वो आज लोगों को सड़क पे भेज रहा है और खुद बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। लेकिन जो नेक्सस है वो लगातार स्ट्रांग हो रहा है और अब तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है ये वाली सरकार तो कार्रवाई करेगी, भले पिछली सरकारों में बिल्कुल करेगी। ये एक ऐसी जंग है जिसको सिर्फ हम, जब आप बोल रहे हैं कि राजनेता मिले हुए हैं,
तो बिल्कुल राजनेता का मतलब ऐसा नहीं कि सारे राजनेता ही चोर है या सारे ब्यूरोक्रेट्स ही चोर है या सारा मीडिया ही भ्रष्ट है, ऐसी बात नहीं है। राजनेता में भी ईमानदार नेता है। तो ये जो भ्रष्टाचार की जंग है, इसको हम सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खालिद साहब को कि आपने इस मुद्दे को उठाया। तो इसके अलावा भी जिनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप यूपी के मुख्यमंत्री तक मुहैया कराए या प्राइम मिनिस्टर तक भी आप इसको मुहैया करा सकते हैं, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो उस पर जरूर कार्रवाई। प्रमोद स्वामी जी, मैं आज अपने दर्शकों से भी ऐलान करूंगा कि अगर उनके पास वो कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो हम अपनी मेल आईडी जारी करेंगे, उस पर वो भेजें और हमसे संपर्क करेंगे। हुड्डा साहब, क्या लगता है, गिरफ्तारी से काम चलेगा या रिकवरी भी होनी चाहिए? रिकवरी का कोई प्रोविजन है? देखिए, सबसे पहले मैं प्रमोद जी की बात करूं, कोई नया कानून, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मिस्टर चड्ढा पकड़े गए हैं, केवल इतना करवा दीजिए कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन हो, जो इनका बयान हो, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड हो, और उस जो बयान इन्होंने दिया, जो रिकॉर्डिंग आई, उसको आप पब्लिक कर दीजिए। करप्शन एक झटके में सारी खत्म हो जाएगी। होता यह है कि अब मोंटी चड्ढा गिरफ्तार हुए हैं, पहले उनके बयान होंगे, फिर वो बयान बॉसेस देखेंगे, फिर उनकी सूटेबिलिटी देखेंगे, फिर उनको रिकॉर्डिंग में क्या लाएं क्या ना लाएं, उनके चार्जशीट बने उनके ना बने, क्या मैनिपुलेशंस हो, ये सारे को खत्म करने के लिए एक लाइन की बात है। बहुत सॉफ्टवेयर चले हुए हैं, जिसको भी, जो भी हाई प्रोफाइल बड़े लोग हैं, जब ये अरेस्ट हो तब से लेके और जब तक ये मजिस्ट्रेट के पास जाएं, इनसे जो पूछा जाए वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लिया जाए और वो उसे सब कुछ दूर हो जाएगा। एक ही केस में सवाल ये है, जो पैसा इन्होंने धोखाधड़ी कर लिया, वो पैसा इन्होंने साइफन करके बाहर भेज दिया, वो कैसे रिकवर होगा? अभी मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको। देखिए, अपने एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें शेड्यूल्ड ऑफेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें धोखाधड़ी एक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट है। अब इन्होंने एक फ्लैट ज्यादा लोगों को बेच दिया, इसका मतलब इन्होंने फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट भी कर दिया 467, और इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी कर दी, धोखाधड़ी भी कर दी। तो जो भी धन ये ऑफेंस करके कोई भी आदमी प्राप्त करता है, उस धन को इमीडिएटली पीएमएलए एक्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इमीडिएटली सारे के सारे को अटैच कर सकता है। अटैच करके उनको ऑक्शन हो जाएगा, सेल हो जाएगा और वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। ठीक है आशीष, स्टेट लॉ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशीष जी, सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। आशीष जी, अभी तक ये हो रहा है, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन जमीन पे सच्चाई जो है वो आपके सबके सामने है। एक मकान के आशा में एक आदमी पूरी जिंदगी की कमाई खर्च करके एक आस में बैठा रहता है कि उसको छत मिलेगी। हालात ये बनते हैं कि कई बार लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, कई बार उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। क्राइम आपने देख लिया कि धोखाधड़ी हो गई, एक आपने आईपीसी के सेक्शंस लगा दी, लेकिन जो उसका मेंटली टॉर्चर हुआ है, जो उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है, सुसाइड तक करने की नौबत आ गई है, इसका क्या कभी कोई हल निकलेगा? क्या आप, खासतौर से मैं तो आपसे भी शिकायत करूंगा, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो एक आदमी अकेला लड़ता रहता है, आप लोग सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन छोटी बातों के लिए तो कोई इकट्ठा नहीं हो रहा। खालिद जी, नहीं, ऐसा नहीं है। 2014 में जो आज ये मोंटी जी गिरफ्तार हुए हैं, इसी तरीके का प्रकरण 2014 में भी आया था, जब मोदी सरकार बनी थी, उससे पहले आया था। और जो सबसे पहले इसकी शुरुआत नोएडा में हुई थी, और जो शिवकला ग्रुप था, जिन्होंने 140 फ्लैट्स की जगह इसी तरीके से उन्होंने घोटाला किया था, आज वो जेल में है। दोनों भाई महिम मित्तल और असीम मित्तल दोनों जेल में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 10 साल बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, तो वही रमण जो उसके तीनों विकास प्राधिकरणों के सीईओ थे और जिन्होंने ईडी बिल्डरों को गलत तरीके से जमीन आवंटित की, और जो डिफाल्टर हुए उनकी भूमि आवंटन रद्द क्यों नहीं किया गया, ये सवाल है। अभी भी वो आवंटन रद्द क्यों नहीं हो रहा, ये सब जानते, सरकार भी जानती है, नोएडा विकास प्राधिकरण के और जितने भी अधिकारी हैं सब जानते हैं। हम लोगों ने मांग उठाई है और लगातार उठाते रहेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम लोग बायर्स के लिए, बायर्स जो है हम लोग काम कर रहे हैं, बायर्स के लिए काम करते रहेंगे, और जो जितने भी घोटाले हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं, उनकी आवाज जो है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए सरकार को लिखते रहेंगे, और ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है आलोक जी, आप कोर्ट तक पहुंच चुके हो, लेकिन इसमें अगर देखें, बिल्डर गिरफ्तार हो गया, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई का आपको नजर आता है कहीं कुछ? हुड्डा साहब के पास भी जाऊंगा यही सवाल लेके। नहीं, ये मुझे कोई अंतर नजर नहीं आता है।
करंट गवर्नमेंट में और पिछली गवर्नमेंट्स में मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है। मैं आपको एक सिंपल सी गवर्नमेंट का मैं जो पाखंड है, जो हिपोक्रेसी है, मैं आपको बताता हूं। ये लोग पैसा कमाने के लिए यहां सीसीटीवी कैमरा लगा दो, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा दो, लेकिन सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की जरूरत जो है वो थानों में है, विकास प्राधिकरण में है, सिंचाई विभाग में है, पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में है। यहां पे कैमरों की सबसे ज्यादा जरूरत है जिससे हर चीज रिकॉर्ड हो सके, लेकिन इन्होंने अपने लिए तो कोई कैमरा नहीं लगाया। ये दुनिया भर के लिए कहते हैं हम वहां कैमरा लगाएंगे, वुमेन सिक्योरिटी और ये सब बातें करते हैं। तो ये बिल्कुल इनका एक पाखंड है। इनको हर थाने में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जिससे कि अगर मैं जाके उनसे कोई बात करूं तो वो बात जो है रिकॉर्ड हो और मैं उसको एज ए प्रूफ यूज कर सकूं। रिकॉर्ड हो या ना हो, लेकिन वहां जो खेल होता है नीचे टेबल के नीचे दिया जाने का, उसकी भी तो रिकॉर्डिंग का डर रहता होगा थाने वालों को शायद। नहीं तो वो वही बात, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन अगर पारदर्शिता की बात हो रही है तो क्यों नहीं सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे। लोग एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, आपने रिकवरी वाली बात की, पैसा कैसे रिकवर होगा। आप हर डिस्ट्रिक्ट का, कानपुर हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, टॉप 25 जो विकास प्राधिकरण में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या बागू हैं, आप वो टॉप 25 ब्यूरोक्रेट्स का एक नार्को टेस्ट करवा लीजिए और उनके खिलाफ और उनकी प्रॉपर्टी की जांच करवा लीजिए। 25 में से 25 आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टी हो। और ये गवर्नमेंट जब बच्चा जानता है, समझदार हो गए, अपने नाम नहीं लेते, रिश्तेदारों के नाम ले लेते हैं। प्रॉपर्टी जो है रिश्तेदारों के नाम खरीद अरे वो जब मैं आलोक जी से सहमत हूं, आप 25 ब्यूरोक्रेट का इन्वेस्टिगेशन करवाइए, 25 के 25 जेल में जाएंगे। यादव सिंह के और मैं आगे अधिकारी प्राधिकरण का ऐसा नहीं है जिसकी गिरफ्तारी हुई हो या जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई। हम समय समय पे नोएडा में मांग करते आए हैं। यादव सिंह के अलावा जो अभी मैं आलोक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमें उम्मीद थी योगी सरकार से, हमें उम्मीद थी मोदी सरकार से, लेकिन दोनों सरकारें पूरी तरीके से विफल हुई हैं। 5 साल में मोदी सरकार ने, लेकिन आशीष जी आपने कह दिया विफल हुई है, लेकिन ये गिरफ्तारियां तो आप देखें ना, कितने लोग गिरफ्तार हुए अगर देखें इस टेन्योर में, इसको तो आप पॉजिटिव कम से कम लेंगे नहीं लेंगे। देखिए, जो आज की गिरफ्तारी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है, ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने। और मैं पहले ही अपने स्टेटमेंट में कह चुका हूं कि लुकआउट नोटिस जारी हो चुका था और ये लुकआउट नोटिस वो फरार नहीं था, तो उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। और आप जानते हैं कि पॉन्टी चड्डा के टाइम में बसपा सरकार में उसकी तोती फूलती थी एक शराब के नाम से। वही जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी कहते थे कि हम पॉन्टी को जेल भेजेंगे, लेकिन उसके बाद पूरा शराब कारोबार जो है उसी तरीके से चला, समाजवादी पार्टी सिंडिकेट वैसे ही चला। प्रमोद स्वामी जी देखिए, अगर आपको ईमानदारी की आप बात करते हैं तो हर ब्यूरोक्रेट जिसकी 20 साल नौकरी हो चुकी है उसका एक बार आप प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करा लें, और हर पॉलिटिशियन जो 5 साल मिनिस्टर रह चुका है उसका आप प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करा लें, तो सारे लोग जमीन पे आते हैं, एक भी बाहर नहीं बचेगा। जी प्रमोद स्वामी जी, नीरव यादव बाद में आएगा, मालिया बाद में आएगा, लेकिन ये घर के अंदर जो लोग हैं इनको भी तो थोड़ा सा डंडा वंडा चलना चाहिए ना कानून का, जो नियम। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल खाली सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ये खाली निलंबन हो जाता है, रिकवरी नहीं होती। असल में अब हमको ऐसा लगा, मैं तो उस खेमे का आदमी, मुझे जो चांद तारे कोई लाके देने की बात करता मेरे समझ में नहीं आता। मुझे चौराहे पे ले जाके छोले कुलचे कोई खिला दे वो ज्यादा अच्छा लगता है। बड़ी बातें मेरे समझ में कम आती है, जो अंदर देश के अंदर है उन पे कब कार्रवाई होगी ये और देख लीजिए। प्रमोद स्वामी जी बिल्कुल, हाँ नहीं बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि इन पे मैंने तो सही कहा, आप भी कुछ सही कह दीजिए ना। कार्रवाई के लिए क्या पार्टी में कहीं आप उठाएंगे, सरकार में अपनी तरफ से लिखेंगे? आप बहुत ट्वीट करते हैं, सबको इस पे भी ट्वीट करेंगे? मैं बिल्कुल करूंगा। मैं आज ही आपका जो शो है इसके ऊपर मैं ट्वीट करूंगा। लेकिन देखिए, हमारे एक व्यवस्था, एक सिस्टम है। कोई भी आज सर सिस्टम बदलने के नाम पर ही वोट लिया था, माफ करना मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। इस सिस्टम को वो खराब सिस्टम बताया था आपने, कहा था कि सिस्टम बदलेगा, नया भारत बनेगा। प्रमोद जी, मेरा आपसे सवाल है कि 2014 में जिस तरीके से जो बिल्डर गिरफ्तार हुए थे, क्या उन बायर्स का पैसा अभी तक 5 साल बाद लौटा नहीं है? उनका पैसा बायर्स को योगी सरकार दिलवाने में असक्षम क्यों है? क्या इसी तरीके से जो मैं 10,000 से ज्यादा बायर्स ऐसे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है और पूरे एनसीआर में बिल्डरों के खिलाफ उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए हैं, लेकिन क्या कब उनको घर मिलेगा, कब उनको आशियाना मिलेगा? पिछले 5 साल में कितने पॉलिटिशियन को जेल भेजा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। बिल्कुल सही बात। कितने पॉलिटिशियन को जेल भेजा इन्होंने, आप पूछ लें।
जी प्रमोद स्वामी जी, देखिए कहते थे वाड्रा को असल में प्रमोद स्वामी जी आपसे उम्मीदें बहुत सारी, इस बार बहुत सारी उल्टा साहब जवाब ले लेते हैं, अब तो बताएं प्रमोद जी को कोई जवाब नहीं बनना। मैंने प्रमोद जी से दो सवाल लेकिन प्रमोद जी अभी तक उन दोनों सवालों का उत्तर नहीं दे पाए हैं। वो दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे ना प्रमोद स्वामी। आप सुन लीजिए। देखिए जेल भेजने का अधिकार मेरा नहीं है, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। आपने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को पत्रकारों को जेल भेजने का काम है आपके पास, आप धोखेबाज बिल्डरों को जेल भेजने का आपकी पार्टी आपकी सरकार के पास काम नहीं है। एक ट्वीट करने पे तो पत्रकारों को आप अरेस्ट कर लेते हैं, नोएडा के पत्रकारों को आप अरेस्ट कर लेते हैं, दिल्ली में लखनऊ में पत्रकारों को आप अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बिल्डरों को आप अरेस्ट नहीं कर पाते। खाली साहब जी नहीं, बिल्कुल हाँ। उस पत्रकार ने कैसे कैसे ट्वीट किए थे, ये अगर आप उनकी अगर ट्विटर अकाउंट देखें तो आपको पता चल चलिए जाएगा। उस मुद्दे पे हम जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, लेकिन कोर्ट कह चुका है कि वो अरेस्ट करने लायक नहीं था। ठीक है, आज का डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। प्रमोद स्वामी जी, कार्रवाई कब होगी लोगों के सब्जी बेचने के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ? आप इस सरकार पे विश्वास रखिए, बिल्कुल कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जो भी गुनाहगार है और जिसने भी जनता का जो धन है उसको हड़पा है अगर गैर कानूनी तरीके से, तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से रिकवरी का कोई प्रोविजन जनता को समझाइए। रिकवरी का बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। जो भी करप्शन से या ऑफेंस करके धन इकट्ठा करता है उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, प्रावधान है सेक्शन 3 में। लेकिन हुड्डा साहब, अब प्रॉपर्टी उसकी 100 रुपए की और उसने ठग रखे हो 500 रुपए, तो बाकी 400 कहां से आएंगे? देखिए जितने रुपए ठगे हैं खालिद जी एक मिनट आप एक मिनट समझे, अब एक मिनट दीजिए। अगर मान लिया मैंने 100 करोड़ रुपए ठगे, तो मैं कितना शराब पी सकता हूं, कितना मैं खाना खा सकता हूं, कितना मैं कपड़े पहन सकता हूं, उसकी एक लिमिट है। उसके बाद जो भी पैसा है वो या तो कहीं ना कहीं जमा है या कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है। भाई आप अगर 100 करोड़ रुपए लेते हैं, 1 करोड़ रुपया खर्च करने चलिए ठीक है, बाकी तो आशीष जी एक लास्ट कमेंट, कोई हल नजर आता है पूरे उसमें? फिर आलोक जी के पास चलूंगा। देखिए साली जी, मैं पहले भी ये साफ कर चुका हूं कि कहीं ना कहीं जो दर्शकों को हम ये बता दें कि अगर कहीं कोई उम्मीद की बात हो, आशीष जी, लोग जो हैं, जो ठगे हुए लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए कोई आस की बात कर सकते हैं आप? उम्मीद की किरण है कहीं? देखिए आपका आज सबसे पहले तो खालिद जी मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूं कि आपने एक जो बायर्स का और जो आम जनता से रिलेटेड मुद्दा था उसको उठाया और हम लोगों को बुलाया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो बायर्स हैं हम उनके लिए लड़ते आए हैं और कोई भी शिकायत है, कोई भी मुद्दा है, हम उनको सरकार तक पहुंचाएंगे। आपके चैनल को वो हमें शिकायत भेजे और हमें शिकायत भेजे। दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे थे कि किस तरीके, देखिए जो प्रॉपर्टी वाला जो भी ये प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है, जो रियल एस्टेट का जो कारोबार है, इसमें कुकुर मुत्तों की तरह जो है ब्रोकर्स आ गए हैं। जो हम विकसित देशों की यदि बात करें तो उसमें विकसित देशों में ब्रोकर्स के लिए भी नियम है, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लाइसेंस जरूरी है। यहाँ भी रेरा आ गया है, कहीं ना कहीं भारत में भी इसी रेरा आ गया, लेकिन उसमें भी सुधार की जरूरत है। आलोक जी एक लास्ट कमेंट और पूरे अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा शेयर कर दें आप, और कहीं कोई रास्ता निकलता हो तो बताएं। देखिए आपने पूछा था कि और जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, तो मैं अपना यहाँ पे बता दूं कि आवास विकास के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो जिसमें भारी धांधली है, अंसल के बहुत सारे यहाँ प्रोजेक्ट हैं जिनमें धांधली है, ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें धांधली है। तो कानून के दायरे में रखते हुए अगर मेरे को कोई अप्रोच करता है तो मैं उनको स्टेट कमीशन में, कंज्यूमर फोरम जो स्टेट कमीशन में केस करवाता हूं। सबसे पहले तो आप जाके कम से कम एक केस करो, 5,000 रुपया खर्चा करो, केस करो, कम से कम आपकी अपील वहां पहुंच गई। उसके बाद से जो विकास प्राधिकरण पे प्रेशर डलवाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जाके प्रोटेस्ट करना, उनसे बार बार जाके मिलना, ये सब हम लोग करते हैं। लेकिन वो लोग इकट्ठा, आप सही कह रहे हैं, लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जो लीडर बनता है उसको क्या है, बिल्डर थोड़ा सा पैसा देके तोड़ लेते हैं या उसको एक अलग दूसरा फ्लैट ऑफर कर देते हैं। मुझको पिछले 5 साल से बिल्डर खरीदने की कोशिश कर रहा है, मेरे पर रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज भी दूंगा। नहीं अनमोल चीजें नहीं बिकती ऑफर की, अनमोल चीजें बिकते नहीं, आप अनमोल हैं। अगर आप नहीं बिके तो आप अनमोल है, देश की धरोहर है, सोसाइटी की धरोहर है। हुड्डा साहब, लोग कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है। बिल्कुल शॉर्ट में कमेंट कर दीजिए, मुझे क्लोजिंग के लिए बार बार कहा जा रहा है, पीछे से उमेश जी बार बार बोल रहे हैं। क्रिमिनल ऑफेंस तो मैंने बताया ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बनता ही बनता है। हाँ।
और फोर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ही बनता है। अब मोंटी से आगे ऊपर तो जमानत याचिका खारिज कर दी साकेत कोर्ट ने। ये भी मैं दर्शकों को बता दूं, मोंटी चड्ढा की। सबका बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, खास तौर से आज का मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ था, उस आदमी से जुड़ा हुआ था जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक आशियाने की तलाश में लगा दी, बल्कि कहा जाए बाद में गंवा दी। अब उसके लिए कानून और शिकंजा जो है वो सख्त होता जा रहा है। थोड़ा सा जनता को भी उभरना होगा, उठना होगा, और हमसे ये अगर इस तरह के कुछ लोग हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। हम अपना मेल आईडी कल से जारी करेंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। यही सच है में अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।